India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। यूएपीए के प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने दी व्याख्या। कहा, अपराध का केस बनाने के लिए बैंड संस्था की मात्र सदस्यता पर्याप्त है। सूरत कोर्ट से मानहानि के दोषी करार दिए जाने के बाद अब लोकसभा से भी गई सदस्यता। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी करके दी जानकारी। कोर्ट ने दी थी अपील के लिए 30 दिन की मोहलत। कोविड में पैरोल पर रिहा कैदियों को अब करना पड़ेगा 15 दिनों के अंदर सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने रखा आदेश सुरक्षित। आबकारी नीति कथित घोटाले में सीबीआई एफआईआर केस में जमानत की है मांग। India Legal presents Courts Roundup. यूएपीए के तहत अपराध बनाने के लिए गैरकानूनी एसोसिएशन या बैंड संस्था की मात्र सदस्यता पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए की धारा 10 उपधारा एआई को बरकरार रखा। खंडपीठ ने कहा कि अदालतों को विदेशी न्यायालयों के निर्णयों का हवाला देते हुए कि दो देशों के बीच कानूनों की प्रकृति में अंतर पर विचार करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए पर अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा गैर कानूनी घोषित एसोसिएशन की सदस्यता गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या यूएपीए के तहत अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा करते हुए जस्टिस एमआर शाह, सिटी रविकुमार और संजय करोल की खंडपीठ ने यूएपीए की धारा 10A1 की वैधता को बरकरार रखा, जिसे पहले 2011 में न्यायालय की एक खंडपीठ ने पढ़ा था। खंडपीठ ने आयोजित किया यूएपीए का उद्देश्य कुछ गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना और उन्हें रोकना है। यूएपीए का उद्देश्य प्रावधानों के तहत व्यक्ति को एक गैर कानूनी संगठन के सदस्य को दंडित करना है। इस प्रकार धारा 10(1) के तहत पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(2) के अनुरूप और इस प्रकार यूएपीए के उद्देश्यों के अनुरूप है। न्यायालय के समक्ष एक अन्य प्रश्न ये था कि क्या केंद्रीय कानून के प्रावधानों को बिना केंद्र के पक्ष सुने रद्द किया जा सकता है। इस पहलू पर न्यायालय ने कहा, अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो राज्य को भारी नुकसान होगा। केंद्र को 10(1)(1) को सही ठहराने के लिए प्रस्तुतियां देनी चाहिए थी और उद्देश्य क्या थे। धारा 10(a) को देखते हुए इस न्यायालय द्वारा नहीं पढ़ा जाना चाहिए था, खासकर तब धारा की संवैधानिक वैधता प्रश्न में नहीं थी। केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने तर्क दिया कि अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स पर भरोसा करके उक्त प्रावधान को प्रभावी ढंग से पढ़ा गया था। इस प्रकार आतंकवाद से निपटने में बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि यूपीए के मामले में शीर्ष अदालत की व्याख्या से प्रभावित हो रहे थे। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि न्यायालय उसकी दलीलों को सुने बिना और कानून के संभावित दुरुपयोग पर भरोसा करके एक आतंकवाद विरोधी कानून के प्रावधानों की व्याख्या नहीं हो सकता। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि प्रतिबंधित संगठनों की आधारिक सदस्यता वैसे भी साबित करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पढ़े गए प्रावधान एक निवारक उपाय थे। सॉलिसिटर जनरल ने इस बात पर जोर दिया था कि अगर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के बैनर तले कथित तौर पर ऐसा नहीं किया गया तो मौजूदा योजना आतंकवादी गतिविधि की अनुमति दे सकती है। 2011 में जस्टिस मार्गेंडे काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा की खंडपीठ ने आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम या टाडा के तहत प्रावधानों के लिए एक अरूप भुइया और उसके तुरंत बाद एक इंद्रदास को बरी कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने माना था कि टाडा अदालत ने कथित स्वीकारोक्ति बयान पर भरोसा किया था और अधिनियम के तहत एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता मात्र सजा के लिए आधार नहीं हो सकती। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 मामलों में बड़े मुद्दे की सुनवाई एक बड़ी पीठ द्वारा की जानी चाहिए। ये वर्तमान संदर्भ का कारण बना। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। 4 साल पुराने एक आपराधिक मानहानि में 2 साल की सजा मिलने के एक दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके ये जानकारी दी है। अधिसूचना में बताया गया कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के केस में यह आदेश दिया था। इससे पहले कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक विधायक या सांसद की सदस्यता खत्म नहीं करने का प्रावधान था। आइए अब समझते हैं कि राहुल के खिलाफ मानहानि का केस कितना मजबूत है और अदालत में राहुल की टीम की रणनीति क्या होगी। राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट ने मानहानि का दोषी ठहराया और उसके बाद अब लोकसभा से उनकी सदस्यता जा चुकी है। अब कांग्रेस हाई कोर्ट में अपील के लिए जाने वाली है। ऐसे में केस से जुड़े कई सवाल खड़े हुए हैं। 23 मार्च 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरत एच वर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि के अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए 2 साल की कारावास की सजा सुनाई और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने 30 दिनों के लिए उसकी सजा को निलंबित कर दिया है, लेकिन उनकी सजा को नहीं और उसे अपने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में सक्षम बनाने के लिए जमानत दे दी है। मानहानि के इस विशेष मामले का एक असामान्य पहलू ये है कि याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने पिछले साल गांधी के मुकदमे पर उच्च न्यायालय से रोक लगाने की मांग की और लगभग 12 महीनों तक कार्रवाई में देरी करने में सफल रहे। आमतौर पर मामले में आरोपी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करता है। 11 महीने के अंतराल के बाद शिकायतकर्ता 16 फरवरी 2023 को उच्च न्यायालय में रोक हटाने की मांग करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत आ गए हैं। पूर्णेश मोदी का उस मुद्दे को फिर से शुरू करने का फैसला, जिसे उन्होंने खुद 1 साल के लिए रोक रखा था, राहुल गांधी द्वारा नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करने के बमुश्किल 1 हफ्ते बाद आया। तो आज जो मुद्दे आपके समक्ष हैं, उनके 2 व्यापक आयाम हैं। एक राजनीतिक है, एक कानूनी है। लेकिन राजनीतिक आयाम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक, सबसे अहम है। पहले मैं उसका जिक्र करूं संक्षेप में। पहला बिंदु उसका यह है कि जानबूझकर, बार बार, सोच समझकर, एक सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है, उसको चोक करने का प्रयत्न किया है, उसमें रोकथाम करने का प्रयत्न किया है। सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है, वो है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर बोलना, बोलचाल, जो हमारे संविधान की एक सजायाफ्ता सांसद को ट्रायल कोर्ट की सजा के खिलाफ स्थगन की एक विशिष्ट आदेश सुरक्षित करना होगा। अगर सूरत कोर्ट से लोकसभा सचिवालय को इसकी जानकारी भेजी जाती है और लोकसभा स्पीकर उसे स्वीकार कर लेते हैं तो सदस्यता खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, वो सजा खत्म होने के बाद 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। असदस्यता पर राष्ट्रपति की मुहर लगनी चाहिए, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। The debatable issue, I'm only flagging the issue, which I did not mention yesterday, that though the conviction is by a court in Rahul Gandhi's case, the disqualification under Article 103 of the Constitution has to be by the President of India.
And under 103, the President of India has to first, before disqualifying Shri Rahul Gandhi, take an opinion, a recommendation from the Election Commission. अदालत में कांग्रेस की लीगल स्ट्रैटेजी क्या है, आइए समझें। आपराधिक मानहानि के मामले में बयान से बदनाम होने का दावा करने वाले व्यक्ति को ये साबित करना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रतिष्ठा को कैसे नुकसान पहुंचाया। इस मामले में उन्होंने कहा कि ये शर्त पूरी नहीं होती है। सीआरपीसी की धारा 202 के तहत अधिकार क्षेत्र की प्रक्रिया को निर्देशित करता है, जिसका अदालत को पालन करना चाहिए। यहाँ बयान कर्नाटक में दिया गया और केस गुजरात में चला। आपराधिक मानहानि में दुर्भावनापूर्ण मंशा एक आवश्यक तत्व है। राहुल गांधी के 2019 के भाषण में ये साबित नहीं किया जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश पर सभी पहलुओं से शिकायत की जांच करने की जिम्मेदारी है। न्यायाधीश को सीआरपीसी की धारा 202 में नियोजित भाषा को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो इस बात से संबंधित है कि जब अभियुक्त उस क्षेत्र से बाहर के स्थान पर रहता है जिसमें ट्रायल कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, तो कैसे आगे बढ़ना है। 2005 में संशोधित किया गया था कि ये प्रावधान कहता है कि एक मजिस्ट्रेट के लिए एक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करना अनिवार्य है जो मजिस्ट्रेट के क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहा है, जब तक कि वो आरोपों की जांच पूरी नहीं कर लेता। विजय धानुका और अन्य बनाम नजीमा, ममताज और अन्य केस में भी यही कहा गया था। आईपीसी की धारा 499 कहती है कि ये किसी कंपनी या किसी संघ या व्यक्तियों के ग्रुप के संबंध में लांछन लगाने के लिए मानहानि के बराबर है। हालांकि 2010 के एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी शर्तें निर्धारित की जिनके तहत व्यक्तियों का एक ग्रुप मानहानि का आरोप लगा सकता है। एस खुशबू वी कनियम्माल केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सटीकता के साथ ये कहना संभव होना चाहिए कि एक समूह विशेष व्यक्ति जो बाकी समुदायों से अलग थे बदनाम हुए। कहा जा रहा है कि मामले में ये तर्क देना मुश्किल है कि मोदी उपनाम वाले लोग एक समुदाय हैं जो दूसरों से अलग हैं और राहुल गांधी ऐसे समुदाय को बदनाम करना चाहते थे। सुब्रमण्यम स्वामी से संदर्भ में राहुल ने 3 व्यक्तियों का उपनाम लिया है, जिनमें से किसी ने भी मानहानि का आरोप नहीं लगाया। ऐसे में क्या मानहानि के आरोप लगाया जा सकता है, ये भी सवाल है। कुछ ऐसे तकनीकी पहलुओं जिनका राहुल के केस से जुड़े हैं, जिससे कोर्ट के अपील के दौरान उठाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। चलिए आइए अब समझते हैं मानहानि केस की बारीकियों को। हमारी इंडिया लीगल वेब टीम के लीगल रिपोर्टरों आपको बताएंगे कि मानहानि केस की पेचीदगियां क्या हैं। 2019 के चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने कहा कि इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? उनके इस बयान पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी के नेता और विधायक पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन यानी मानहानि का केस दर्ज किया, जिस पर सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है और सजा के साथ साथ राहुल गांधी को 30 दिन की जमानत भी दी गई है, जिससे कि वह हाई कोर्ट में इस डिसीजन के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अब ये डिफेमेशन या मानहानि होती क्या है, चलिए समझते हैं। जब किसी इंसान के खिलाफ कुछ ऐसा बोला, लिखा या आरोप लगाया जाए जिसका इरादा नुकसान पहुंचाना हो या सामने वाले की इमेज खराब करना हो, तो ऐसे मामले मानहानि के दायरे यानी कि आईपीसी सेक्शन 499 और 500 के अंदर आते हैं। इसमें 2 साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी हाई कोर्ट में अपील तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट उनकी अपील सुनने से मना करता है तो एज पर सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, तो उनको 2 साल की सजा तो होगी ही, साथ ही उनकी लोकसभा की मेंबरशिप भी चली जाएगी। वैसे राहुल गांधी के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के समय पैरोल पर रिहा हुए सभी कैदियों को 15 दिनों के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिश पर कोविड-19 के समय कैदियों को आपातकालीन पैरोल दी गई थी। कोविड-19 के दौरान देश भर में कई कैदियों को पैरोल दी गई थी। पैरोल का मतलब कैदी की अस्थायी रिहाई। ये आदेश जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की डिवीजन बेंच ने दिया। बेंच ने कहा कि कोविड-19 के समय पैरोल पर रिहा हुए सभी कैदी
कैदी 15 दिनों के भीतर खुद को सरेंडर करें। सरेंडर जेल अधिकारी के समक्ष की जाए। बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि सरेंडर के बाद कैदी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। उनके आवेदन पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा और उसके साथ ही साथ आपातकालीन पैरोल पर रिहा कैदी अदालत के समक्ष अपनी सजा को निलंबित करने की भी मांग कर सकते हैं। दरअसल साल 2020 और 2021 में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे थे, लोगों की जानें जा रही थी। जेलों में भीड़-भाड़ से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान के मामले में कई आदेश दिए थे। कैदियों को पैरोल देने के मसले को लेकर कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी गठित की थी। इस कमेटी को यह देखना था कि किन कैदियों को आपातकालीन पैरोल दी जा सकती है। 2020 और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जेलों की भीड़-भाड़ से बचने के लिए कैदियों को आपातकालीन पैरोल देने के लिए महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान स्वतः संज्ञान मामले में कई आदेश पारित किए थे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब्त कर रखा है, इसीलिए आप हाईकोर्ट जाएं। ये मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। याचिका में भारत संघ और महाराष्ट्र राज्य द्वारा संभागीय आयुक्त औरंगाबाद के 4 मार्च 2020 के पत्र को दी गई मंजूरी को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया जाए। हालांकि जब महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट बीरेंद्र सराफ ने अदालत को सूचित किया कि मामला 27 मार्च 2023 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, तो अदालत ने फैसला किया कि वो याचिका पर विचार नहीं करेगी। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्होंने 1996 में औरंगाबाद का नाम बदलने के इसी तरह के प्रयास को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि उक्त मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, अनुमति दी गई और अदालत ने यथास्थिति का आदेश दिया। हालांकि बाद में अधिसूचना को राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया और इस तरह ये मामला निष्फल हो गया। याचिका में तर्क दिया गया कि शहर का नाम बदलने के वर्तमान प्रयास को उनके द्वारा एक जनहित याचिका के माध्यम से फिर से चुनौती दी गई थी, जो बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित रही। हालांकि याचिका की लंबितता को नजरअंदाज करते हुए भारत संघ ने शहर के नाम में प्रस्तावित परिवर्तन को मंजूरी दे दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल 31 मार्च को शाम 4 बजे फैसला सुनाएंगे। सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन और एडवोकेट मोहित माथुर को सिसोदिया की ओर से पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने मामले में सीबीआई का प्रतिनिधित्व किया। इस सप्ताह की शुरुआत में सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि उन्हें जमानत देने से जांच प्रभावित होगी और सबूत नष्ट हो सकता है। दूसरी ओर सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने धारा 41A सीआरपीसी नोटिस की आवश्यकताओं का अनुपालन किया था। उन्होंने कहा, हिरासत में पूछताछ की जरूरत अब खत्म हो गई है, हम उस स्टेज को पार कर चुके हैं। कृष्णन ने आगे ये भी कहा कि ये दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि सिसोदिया गवाहों को धमका सकते थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर शनिवार सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। सीबीआई ने 8 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद आप नेता को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। एफआईआर में उन्हें आरोपी बनाया गया था। जांच एजेंसी का मामला है कि वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताएं हुई हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने टाल मटोल भरे जवाब दिए और सबूतों के सामने आने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया। दूसरी ओर ईडी ने आरोप लगाया कि कुछ निजी कंपनियों को 12% का थोक व्यापार लाभ देने की साजिश के तहत आबकारी नीति लागू की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट
ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को बजट सत्र के अंतिम दिन दिल्ली विधानसभा में उपस्थित होने की अनुमति दी और उन्हें सदन की गरिमा बनाए रखने का निर्देश दिया। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को चुनौती देने वाली गुप्ता की याचिका का निस्तारण किया, जिसमें उन्हें अगले बजट सत्र तक 1 साल के लिए सदन की बैठकों में भाग लेने से निलंबित कर दिया गया था। उनका निलंबन 21 मार्च से प्रभावी हो गया था। सदन की कार्यवाही का अवलोकन करते हुए अदालत ने कहा कि गुप्ता और सत्ता पक्ष के सदस्यों दोनों के कारण गड़बड़ी हुई थी। गुप्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के प्रक्रिया और संचालन के नियमों के नियम 272 पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि किसी सदस्य का निलंबन श्रेणीबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली बार निलंबन का आदेश केवल 3 बैठकों के लिए दिया जा सकता है। उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि दूसरी बार किसी सदस्य को 7 बैठकों के लिए निलंबित किया जा सकता है और किसी अन्य अवसर पर यह शेष सत्र के लिए हो सकता है। हालांकि मेहता ने दलील दी कि गुप्ता को 1 साल के लिए निलंबित किया गया है, जो प्रावधान के अनुरूप नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि बजट के एक हिस्से के चयनात्मक प्रकाशन के संबंध में गुप्ता द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव के कारण बहस शुरू हुई। मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भी भरोसा किया कि केवल नियमों के संदर्भ में श्रेणीबद्ध निलंबन का पालन किया जा सकता है। दूसरी ओर दिल्ली सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता समीर वशिष्ठ ने जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 की धारा 37 पर भरोसा करते हुए कहा कि निलंबन की जांच किसी भी अदालत द्वारा नहीं की जा सकती है। चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.